अरब 30,000 अरब 30,000 अरब रुपए कर्जा 30,000 अरब 30,000 अरब रुपए 30,000 अरब 30,000 अरब 30,000 अरब 30,000 अरब 30,000 अरब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी जिंदगी में नंबरों की बड़ी अहमियत है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी नंबर गिनते ही गुजर जाती है। मैदान कोई भी हो, नंबरों की अहमियत खत्म नहीं होती और ना कम होती है। क्रिकेट का मैदान हो तो भी सारा खेल रन्स और विकेटों के नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। यही नंबर खेल का पांसा पलट देते हैं, मैच जितवा सकते हैं और मैच हरवा भी सकते हैं। सियासत के मैदान में नंबर गेम की अपनी अहमियत है। बड़े बड़े तुर्रम खान और असूल परस्त नंबर गेम की दौड़ में अपने असूल तोड़ डालते हैं, समझौते करते हैं, बड़े बड़े यू टर्न लेते हैं। कभी किसी को पैसा देना पड़ता है तो कभी किसी से पैसा लेना पड़ता है। एक एक नंबर के लिए ब्लैकमेल होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी वजारतें देना पड़ती हैं। यही नंबर वो कुछ करवा देते हैं जो किसी के ज़हन और गुमान में भी नहीं होता। मेरे कप्तान की बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन मेरे कप्तान की हुकूमत के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आइए देखते हैं आज के नंबर क्या है। आज डॉलर का नंबर 157 है। स्टॉक मार्केट का नंबर सिर्फ 35,000 है। बिजली के 1 यूनिट का नंबर 19 रुपए से भी ऊपर है। गैस की कीमतों में इजाफे का नंबर 200% है। पेट्रोल के 1 लीटर का नंबर है 113। कोई अगर बाजार से फल खरीदने जाता है तो वो फलों के बादशाह आम का नंबर पूछता है तो दुकानदार का जवाब आता है 200 रुपए किलो। 1 किलो चीनी का नंबर है 70 रुपए किलो। कोई घर का सौदा सेल्फ लेने बाजार जाता है तो दिमाग के सारे नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। सफेद पोश तबका अपना पूरा महीना इन्हीं नंबरों के भंवर में गुजार देता है। महीने के आखिर में बिजली का बिल आता है तो उस पर लिखे नंबर देखकर वो कभी पंखा बंद करता है तो कभी लाइट बंद करता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाता है तो सब कुछ भूलकर मीटर के नंबर देखता है। जैसे जैसे मीटर पर नंबर बढ़ते हैं, एक आम पाकिस्तानी के ब्लड प्रेशर का नंबर भी बढ़ता जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर बताता है कि आपके सारे नंबर ही खराब हैं, लेकिन जब अस्पताल के बिल के नंबर सामने आते हैं तो अपना इलाज भूल जाता है। अद्वियात का बिल देखता है तो कहीं दूर से आवाज आती है, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, बस देखते जाइए नया पाकिस्तान किस तरह बन रहा है। जहां आवाम नासकून और खुशहाली के साथ इन नंबरों में लगता है जैसे कहीं गुम होकर रह गई है, वहीं मेरे कप्तान के पास हर सवाल के जवाब में एक ही नंबर है। वो जादुई नंबर है 30,000 अरब। मेरे कप्तान से या उनकी टीम से कोई भी सवाल कर लें, सिर्फ एक ही नंबर की नवीद सुनने को मिलेगी। वो नंबर है 30,000 अरब। आजकल हर अखबार, हर टॉक शो और हर खिताब में इसी नंबर के चर्चे हैं। सवाल करें, ए मेरे कप्तान, महंगाई 4% से 9.5% तक कैसे पहुंच गई? जवाब आता है 30,000 अरब। सवाल करें, ए मेरे कप्तान, डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? जवाब आता है 30,000 अरब। ए मेरे कप्तान, बिजली दिन ब दिन क्यों महंगी हो रही है? जवाब आता है 30,000 अरब। ए मेरे कप्तान, 140% इजाफे के बाद गैस की कीमत 200% क्यों बढ़ाई जा रही है? जवाब आता है 30,000 अरब। सवाल करें कि मेरे कप्तान, 9 माह में पेट्रोल की कीमत 6 बार क्यों बढ़ाई गई? जवाब आता है 30,000 अरब। सवाल करें, मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में क्यों नाकाम रही? जवाब आता है 30,000 अरब। सवाल करें कि मेरे कप्तान, स्टॉक मार्केट क्यों बैठ रही है? जवाब आता है 30,000 अरब। सवाल करें कि मेरे कप्तान, आपने 10 माह में 3,000 अरब कर्जा क्यों लिया? जवाब आता है 30,000 अरब। सवाल करें कि मेरे कप्तान, 5.5% की शरह से तरक्की करते शरह नमू को ब्रेक क्यों लग गई? जवाब आता है 30,000 अरब। मेरे कप्तान का ये जो 30,000 अरब रुपए कर्ज का नंबर है, इस नंबर में कितनी सदाकत है? क्या यह नंबर दुरुस्त है या आवाम को नंबरों के घनचक्कर में घुमाने की एक और कोशिश है? मेरे कप्तान ने इस नंबर की तफ्तीश के लिए 12 रुकनी कमीशन कायम कर दिया है। यह कमीशन 6 माह में बताएगा कि इस नंबर की हकीकत क्या है। आज के शो में हमारे साथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात होगी ब्यूरोक्रेसी के काम में पंजाब के एक वजीर की मदाखलत की, और हुकूमत ने लिया सिर्फ 20 दिन के बाद एक और तारीखी यू टर्न। वो यू टर्न क्या था बताऊंगा आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि 30,000 अरब का एक मैजिकल नंबर है। ये प्राइम मिनिस्टर बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा भी कि किस तरह अपनी स्पीचेस के अंदर और आज भी उन्होंने जो कौम से खिताब किया उसके अंदर भी जहां पे उन्होंने टैक्स कलेक्शन की बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं ऑनर इस बात को कहता हूं, आई एब्सोल्युटली सपोर्ट हिम, क्योंकि टैक्स इकट्ठा करना मेरे ख्याल में हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है बतौर कौम, और अगर वज़ीर आज़म कोई भी इस सिलसिले में कदम उठा रहे हैं, फुल मार्क्स टू हिम। अगर माजी में इस तरह की कोई एफर्ट्स की गई होती तो शायद आज हम यहां ना होते। मैं इस बात को ऑनर कह रहा हूं। बट हैविंग सेड दैट, ये 30,000 अरब जो सवाल किया जाए उसका जवाब 30,000 अरब। आज जो एक हाई पावर कमीशन बनना था उसका क़याम भी सामने आ गया है, उसके मेंबर्स भी बता दिए गए हैं, अनाउंस कर दिया गया है। वो पिछले 10 साल के कर्जाजात देखेगा कि जनाब कितने पैसे लिए गए, उनका इस्तेमाल कहाँ हुआ, और एक मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ हैं उस कमीशन के अंदर। बट द बेसिक क्वेश्चन इज कि क्या वाकई 30,000 अरब लिया गया है या नहीं। इसके अलावा मेरे पास 2 स्टोरीज और हैं जो कि मैं प्रोग्राम में आगे चल के दूंगा, जिसमें से एक का ताल्लुक मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री से है। वो मैं प्रोग्राम के आखिर में चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पे एक 20 दिन के बाद बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है। वो किस तरह, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और एक ब्यूरोक्रेट के साथ नए पाकिस्तान की इस रियासत में, मदीने की रियासत के अंदर किस तरह नाइंसाफी की गई है, क्यों की गई है, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन सबसे पहले 30,000 अरब। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मौजूद हैं उस्मा कादर साहिबा, मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। और ये हादसाती तौर पर इस तरह है कि हम दोनों ने एक ही रंग के कोट पहने हुए हैं, ये कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, और ना हमारे को दिल मिलते हैं ना हमारे नजरियात मिलते हैं, ये हादसाती तौर पर हुआ है, तो इसलिए इसके लिए पहले से मैं माजरत कर लेता हूँ। अब आ जाए उस 30,000 अरब के ऊपर। मुस्लिम लीग नून की जानिब से डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा जो कि जवाब है। उसके अंदर वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब ये 30,000 अरब का फिगर ही गलत है। उनका ये कहना है कि नून ने अपने दौर में 10,660 अरब लिए हैं। ये है वो कॉलम जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। और उनका कहना है कि जब हमारी मुद्दत शुरू हुई थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, तो 14,292 अरब हमारा कर्जा था जो हमें मिला था, और नून लीग हुकूमत के खात्मे पर 24,592 अरब हमारा कर्जा था। यानी तकरीबन हमने 10,000 का जो डिफरेंस है ये हमारे ऊपर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह 30,000 अरब का ये फिगर दे रही है? उस्मा कादर साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन, 30,000 अरब बाकी ये रकम है? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। काश कि ये आप 30,000 दफ़ा ना सही, कम से कम 30 दफ़ा ये इसहाक डार जो हमारे इकोनॉमिक हिटमैन हैं, जो कि आजकल मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनसे कम से कम पूछ लेते। आपने मना किया, आपकी गवर्नमेंट ने मना किया है, उनको टीवी पे नहीं ले सकते। नहीं, मकसद है कि ये जब अब उनके दौर में, जब आपके वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि ये सारी जो आपकी जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को जो बेड़ा गर्क और जो डिस्ट्रॉय किया गया है, वो सारे उनके कारनामे हैं जो कि शुरू हुए थे वो उस 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट से, जिसकी वजह से सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो थी वो उसका ये तमाशा शुरू हो गया था, वो जो कि अब हमने खत्म कर दिया है। तो आप मुझसे जो 30,000 अरब का जो मैजिकल फिगर की बात पूछ रहे हैं, तो वाकई ये हमारी जिस तरह एक वोल्केनो का जो कोर नहीं होता अंदर से जहां से लावा निकलता है, ये वो लावा है जो कि उबल के बाहर वोल्केनो से हर एक चीज को इसने मुहीत कर लिया है। अच्छा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इसहाक डार है ना, ये नंबर गेम जो है ये इनके बड़े मास्टर हैं। और मिफ्ता इस्माइल जो है वो बेचारे तो इनकी शागिर्दी इख्तियार करके उन्होंने अपनी इज्जत भी मुझे लगता है गंवाने का इरादा रखा है, क्योंकि वो इनके सिर्फ इसहाक डार के शागिर्द हैं। ठीक है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये ऑफिशियल जो फिगर्स जो कि मैंने हमाद से आज मंगवाए हैं, हमाद अजहर से जो मिनिस्टर है रेवेन्यू, उनसे मैंने मंगवाए हैं, और वो हमें बताते हैं कि टोटल डेट एंड लायबिलिटीज वो सब मिला के फिर आपके 30,000 अरब बनते हैं। उसमें आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी आप शामिल करें, उसमें आप अपनी कमोडिटी ऑपरेशंस जिसमें बॉन्ड्स जो आप लोन जनरेशन के लिए आप बाहर के मुल्कों से करते हैं वो भी आप शामिल करें,
नहीं, उसमें आप पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जिस होल्डिंग कंपनीज के सूरत में जो आपने बनाया और जिसका नुकसान 3 गुना बढ़ गया और जो बजटरी जो हेर फेर है उसमें छुपाने की और कवर करने की इन्होंने पूरी कोशिश की, ये सारी चीजें आप शामिल करें, फिर ये जो है मैजिकल फिगर 30,000 अरब का बनता है। 30,000 अरब किसने तो अब आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा हुआ, ये कहानी से आपको पूरा। मुझे एक सिंपल सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल का जवाब, ताकि लोगों को ना वो आपने थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू हो गई। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, आप लोग इसी पे तहकीकात कर रहे हैं कि इन्होंने ये सारे कर्जे किधर खर्च किए। तो उसका सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन्होंने कर्जा लिया कितना, आप बताइए। मैं आपको बता तो रही हूँ कितना, 30,000 अरब। 2008 में जब ये आए थे तो इनका पीपल्स पार्टी जब आई थी, जी पीपल्स पार्टी 6,700 अरब कर्जा था। ठीक है। उसके बाद जब ये इनके शानदार जो इनका जो दौर है 2018 में जब ये गए हैं, तब ऑफिशियल फिगर्स जो है वो 30,000 अरब पे स्टैंडिंग हैं, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट गई है। जी ठीक है। तो इसकी वजह से ये 30,000 अरब पे पहुंच गया। तो नहीं, लेकिन उसमें से फिर भी 6,700 तो आपको निकालना पड़ेगा ना। जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई थी तो 6,700 तो पहले ही था। उस वक्त 6,700 अरब थे 2008 में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना। चले वो आप निकाल लें, तो 24,000 हो गया। उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है वो इतना हुआ है, तो 24,000 हुआ ना। हाँ, वो अगर आप 2008 से अगर आप आगे करें तो आप लोग 10 साल की तहकीकात। जी है ना, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा जनाब 30,000 अरब ये इसकी वजह है और ये लावा है जिसने सब चीजों को खराब कर दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंसूर, मैं ये कहूँगी कि अगर हमने कमीशन बनाना ही था तो हमने 1947 से क्यों नहीं बनाया। और अगर चले 1947 से हम भूल जाएं तो जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम से तो 99 से लेके 2007 तक तो बना लेते, बिकॉज उस टाइम में वॉर ऑन टेरर पे बहुत पैसे फॉरेन एड आया, उसकी भी होनी चाहिए कहाँ स्पेंडिंग। और फिगर्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहली तो बात है 30,000 जो अरब है वो है ही नहीं, इट्स एग्जैजुरेटेड नंबर। और जो नंबर है वो 24,000 समथिंग है। जिसमें से जब फर्स्ट टाइम 24,952 अरब है, जिसमें से जब हम 2013 में आए तो 14,292 ऑलरेडी पीपीपी ने ले लिया हुआ था। तो हमारे जो कर्जा बनता है वो 10,000 अरब का कर्जा बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब ये हमने कर्जा 5 साल में लिया, पीटीआई 10,000 10,000 का आप जवाब दे सकते हैं? चले 10,000 इसके बाद दूंगी आप। तो देना पड़ेगा। ठीक है, मैं बिल्कुल दूंगी, मैं नंबर्स पे बात करूंगी। ठीक है, हमने 10,000 अरब का लिया। इन्होंने अभी, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करें जो ये भी कर रही हैं, उसमें पीटीआई की हुकूमत ने 9 महीनों में 3,655 अरब का कर्जा ले लिया है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें फॉर 5 इयर्स, और खुदा ना खास्ता अगर इनकी हुकूमत चल गई, जो लगता नहीं है चलेगी, तो 20 से 25 अरब कर्जा ये ले लेंगे। 20 से 25 जी, अगर इस रेट पे ये जाते रहे, 20 से 25,000 अरब, 20 से 25,000 अरब कर्जा ये लोग ले लेंगे। डबल हो जाएगा हमारा कर्जा। अगर ये आपका ब्लूप्रिंट हम नहीं फॉलो करेंगे, आप फिक्र आप कर भी नहीं सकते। आपने बीआरटी में कोशिश की थी फॉलो करना, जाने का, तो हम सोच भी नहीं सकते। की हुकूमत में 5 साल इनके पास थी, इन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बीआरटी को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सके, तो ये हमें तो कॉपी कर ही नहीं सकते। फिर एहसास को कॉपी पेस्ट कर ले, हमने करना ही नहीं है, आप करें हमारे प्रोग्राम्स कॉपी पेस्ट। आपको क्या पता है एहसास किस चिड़िया का नाम? पहली चीज कि अगर हम और नंबर्स की बात करें तो 5 साल में हमारे पास 16,277 अरब रुपए रेवेन्यू में आए, 4,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आए, और फाइनेंस बोरोइंग में 8,000 आए। ये टोटल का 28,000। अब हमने इसको मुझे मेरे अपने नंबर खराब हो गए सारे। एक मिनट ठहर जाए, मुझे सिर्फ आप दोनों खवातीन ये बता दें, हमने इस्माइल साहब की शागिर्दी, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप फरमा रही हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने 10,000 अरब लिया है। जी, सिंपल 10,000 अरब जी। और आप फरमा रही हैं कि इनकी गवर्नमेंट ने जो है अगर 24 में से 8 निकाल दें। हम 10 साल की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हम 2008 से बात नहीं, फिलहाल तो मैं नून लीग से सवाल कर रहा हूं। हम तो मुझे तो सबसे पहले हमने तो 10,000 जो कमीशन बना है, ये पूरे 10 साल की जो है ना, वो देखिए, वो तो पीपल्स पार्टी जवाब देगी ना। मैं उनसे नून का, आप मुझे नून का बता दें। दोनों ने जवाब देना है। आप मुझे नून का तो बताएं ना। ये 14 से लेके आप आगे 10,000 अरब ले 14,000 14,000 वो मैं पीटीआई के 2013 में 14,000। अब मैं आपसे मंसूर एक चीज, 30,000 अरब कहाँ हमने कहाँ पैसे खर्च किए? तो फिर 16,000 हुआ ना। फिर
آپ جو فرما رہی ہیں اس کے مطابق 16,000 کا فرق ہے. 10,000 ارب. آپ 10 کہہ رہی ہیں وہ 16 کہہ رہی ہیں. نہیں لیکن آپ ملٹیپلیکیشن تو دیکھیں نا کہ کتنی زیادہ ہوئی, کہ یعنی کہ پارٹیشن سے لے کے 2008 تک صرف 6,000. ان کا یہ ماننا ہے, کتنے سال کا مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا جواب دینے والے ہیں. آپ ٹائم پیریڈ بھی تو دیکھیں نا. میں آپ کو اینڈ کر دوں. بتائیں ہم نے کہاں خرچ کیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. That's the most important. کیونکہ سوال تو اس پہ ہونا. Absolutely. کوئٹہ سے گوادر کی جو روڈ بنی, جس کا جو سفر ہے وہ 72 آور سے 12 گھنٹے کا سفر ہوا. موٹر وے بنائی آپ نے, چلیں ایک. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ختم کی. موٹر وے کا کمیشن کس آف شور میں گیا تھا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں میں ان کی کراس ٹاک نہیں کرتی, تو آپ پہلے بات کمپلیٹ کریں پھر میں ان کو موقع. ضرب عضب کا آپریشن ہوا. آرمی کا بجٹ ہمارے ٹینیور میں ڈبل ہوا, 550 سے 1100 ارب. اچھا بجٹ 1200 ارب ہو گیا. جی بالکل. اس کے علاوہ ہماری سائڈ موٹر ویز بنی, انفراسٹرکچر ہوا. ہم نے تو بہت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, اور ٹیٹیاں جو بنی, بہت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے. اور ایکچولی اگر میں آپ کو تھوڑا سا, اور آپ نے بجٹ مجھے منع کر دیا نمبرز بتانے, یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ 2,000 ارب روپے لگے ہمارے ٹائم میں. اس کے علاوہ پروونسز کو ہم نے 8,000 ارب دیے. اس کے علاوہ یہ سارے بے نظیر انکم سپورٹ, پبلک سروس. تو ہمارے پاس تو ایٹ لیسٹ فگرز ہیں کہ ہم نے کیا کیا. آپ پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے 9 مہینے میں کیا کیا, اچھا, اور انہوں نے کے پی کے کی 5 سال کی حکومت میں کیا کیا. ایک منٹ. لیکن ایک سوال یہ ہے جو انہوں نے بیچ میں جس کی بات بھی کی تھی, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کمیشن کھانے کے الزامات ہیں, ان کا پرائم منسٹر نے اپنی آخری اسپیچ میں بات کہی تھی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ جب آپ لوگ یہ سارے قرضے لے رہے تھے تو آپ کے جو شاہی خاندان ہے, شریف خاندان, اس کی کمپنیز کے پیسے بڑھتے جا رہے تھے, ان کی ویلیوز جو ہیں وہ انکریز ہوتی جا رہی تھی. اس کا کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے یہ تو عمران خان صاحب کی سپیچز میں تو اور بھی باتیں ہونی چاہیے کہ بنی گالا کیا جو ان کا یہ جواب کیوں نہیں ہے اس طرح نہیں. نہ میں پی ٹی آئی کو یہ کرنے دیتا ہوں, نہ نون لیگ کو کرنے دیتا ہوں کہ جناب انہوں نے بھی یہ کیا تھا تو انہوں نے بھی کیا تھا. اپنا جواب دے سکتے. احتساب کمیشن ہے, وہ پہلے نون لیگ کا اپنا جواب. پرائم منسٹر خان صاحب کا یہ کام نہیں ہے, وہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں جو انہوں نے وعدے کیے تھے. ان کا کام یہ نہیں ہے. اگر فواد چودھری نے یہ کہا کہ ہم نے نیب سے یہ سب کچھ کروایا ہے, اور انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں بات بیٹھے ہوئے یہ چیز نہیں, یہ بات انہوں نے بیٹھے ہوئے ایڈمٹ کیا کہ یہ ہم نے کرایا, نیب نے کچھ نہیں کیا. تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ احتساب کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ وزیر اعظم بنے, وہ وزیر اعظم والے کام کریں, وہ یہ اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہیں. میں ذرا بیرسٹر صاحب سے بھی پیپلز پارٹی کا بھی جواب لینے. بیرسٹر صاحب آپ لوگوں کے اوپر بھی الزام ہے, نون لیگ نے تو مجھے نہیں پتا ایک سیٹسفیکٹری جواب دیا نہیں دیا, ویورز اس کا فیصلہ کریں گے. آپ اس کا جواب دیں جناب, آپ لوگوں نے جو قرضے لیے تھے اس کا کیا کیا آپ لوگوں نے, اور کیا آپ لوگ تیار ہیں. اور یہ مجھے جواب مت دیجیے گا کہ جناب ساڈا وزیر خزانہ ہے نا کو لگا ہے اور کو پوچھ لو. جواب آپ لوگوں نے خود دینا ہے اپنا. اچھا ایک بات ہوتی تو میں ضرور کہتا, ہمارا صرف وزیر خزانہ ان کے پاس نہیں لگا, اچھا سب سے پہلے ہمارا وزیر خارجہ ان کے پاس لگا ہے, اچھا, اور ہمارا کہاں کہاں پہ ایگریمنٹ ہوا, کتنا پیسہ آیا, یہ اس سے پوچھے. اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ آپ بات سنیں, بہت اچھے آپ نے ادھر ہی خوشامد شروع کر دی. آپ جو ہمارا ٹرینڈ بندہ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کو 6 مہینے کے بعد بھیجیں, کم از کم گفتگو کرنی آ جائے گی. ہمارا ایک جیالہ انہیں سکھا دے گا کہ بات کیسے کرتے ہیں. بہرحال ہمارا وزیر خارجہ ہے, جہاں عظمیٰ صاحبہ بھی ویسے پیپلز پارٹی میں تھی پہلے, ویسی بات کر چلیں آگے. ان کا آج تک یہی تو نہیں پتا چل سکا یہ کس کے ساتھ ہے. سوری وہ دوسری عظمیٰ صاحبہ, میں بھول گیا وہ نون لیگ والی عظمیٰ صاحبہ, وہ ان کی والی آزما بخاری. نہیں سوری, اگر مجھے اب موقع دیں. جی بیرسٹر صاحب پلیز. وزیر خزانہ ان کے پاس ہے, کہاں لگا وہ بتا سکتے ہیں, اور وزیر اطلاعات بھی ان کے پاس ہے, کیسے لگا وہ بھی بتا سکتے ہیں. اب دیکھیں مجھے آپ بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور ہم اس پہ آپ کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں منصور صاحب, لیکن مجھے بتائیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی کوئی ایک کلپ مجھے دکھا دیں کہ ہم آئے تو ہم قرضہ نہیں لیں گے, اور اب ان کے بھی کلپس لگائیں جو کہتے تھے خودکشی کر لیں گے, قرضہ نہیں لیں گے. اب ان سے سوال کریں کہ یہ خودکشی والوں نے کتنا قرضہ لیا ہے, اور وہ قرضہ کدھر لگا ہے. یہ اگلی بات یہ ہے. صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا. میں پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے آج نا ایک گفتگو کی ہے قومی اسمبلی میں, وہ میرے خیال میں جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں کچھ حد تک اس سے ملتی جلتی ہے. ناظرین میں ذرا سنانا چاہتا ہوں, خورشید شاہ صاحب نے آج بڑی عجیب سی باتیں کی ہیں, ذرا سنیے گا کیا کہہ رہے تھے, سنیے گا. ایک ہے قرضہ نہیں لوں گا, پیٹرول گیس بجلی سستی کروں گا, میٹرو بس نہیں بناؤں گا, ڈالر مہنگا نہیں کروں گا,
हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा पढ़ा के लाए थे बच्चों को, और अगर मैं बच्चे बहुत ताबेदार पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, वैसे अब आपने इस बारे में कोई बात नहीं पिछले 35 साल करी बैरिस्टर साहब, ये बातें हो गई, इसके बारे में नहीं, अब अपने जो कर्जे में उसका जवाब दें। मैं बिल्कुल जी एक लाइन सिर्फ कह दूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो या घर चला जाऊंगा या मर जाऊंगा, ये कंप्लीट हो गया, ये भी तकरीरें हैं। बात ये है झूठ बोले कौवा काटे। खुदा के लिए अब हमें ना सीरियस हो जाना चाहिए। अगर तो मजाक ये है, आज कमीशन भी बन गया, सत बिस्मिल्लाह जी 10-12 कमीशन और बना दें। आज के कमीशन ने फैसला कर दिया कि ना इन्हें नैब पे यकीन है, ना इन्हें FIA पे यकीन है, ना इन्हें एंटी करप्शन के इदारों के ऊपर यकीन है, बना दिया। फिर उन्होंने उन इदारों को इसके अंदर शामिल कर दिया जिनका पहले मसला है असगर खान केस के अंदर, और फिर एक दफ़ा से आप अवामी नुमाइंदों के मुकाबले उन्हें खड़ा करना चाहते हैं, सियासी कुव्वतों के उनके मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं। तो आप मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इदारों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आती। मैं बैरिस्टर एक सवाल कर लूं, एक सवाल आपसे इजाजत है सर। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे के पास 10 रुपए हैं, उस 10 रुपए में से उसने 9 रुपए खर्च कर दिए, कोई उसके पास आता है, वो आप आके कहता है जनाब मुझे जवाब दें, आपके पास पहले 10 रुपए आए कहां से और 9 रुपए आपने खर्चा किस तरह किया। सर दुनिया जहान की जो मर्जी ताकत आ जाए, चाहे वो FBR हो, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज हो, चाहे वो मेरा पॉलिटिकल हरीफ क्यों ना हो, मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, मैं जवाब दे सकता हूं मैंने 9 रुपए किधर खर्च किए, तो फिर परेशानी किस बात की है? आने दें जो आता है कमीशन में, उससे क्या फर्क पड़ता है? मंसूर भाई अगर बात सिर्फ ये हो जवाब लेने की तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम कब जवाब नहीं दे सके, हम हमेशा जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और बताएं कि ये करप्ट है और ये मंतरा चला के आपकी सियासत चलती रहे, आपकी नाअहली छुपती रहे, आपकी परफॉर्मेंस का आपसे सवाल ना हो, आप रूहानियत को रऊनियत कहें, आपसे हलफनामा पढ़ा ना चाहे, इंटरनल सिक्योरिटी का आपको पता ना हो, ये तो हो जाता है ना, हो जाता है ना। खैर बिलावल साहब से नहीं होता, बिलावल साहब कई ऐसे अल्फाज होते हैं वो गलत बोल जाते हैं। खैर बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। बिलावल साहब को तो ये ताने देते रहे हैं ना, मैं उसी के जवाब पे कह रहा हूँ, आगे बात सुने। मईशत इनसे संभाली नहीं जाती है, मोदी इनका फोन नहीं उठाता है, खारजा पॉलिसी कहीं से आती है और ये उसे टो करते हैं, सारे ओहदेदार इन्हें कोई और दे देता है। आज PTI अच्छा वैसे एक बात को बैरिस्टर साहब, एक बात को सुने मेरी बात, इनमें क्या वैसे का बंदा अच्छा सुने मेरी बात, सुने मेरी मैं कमाल आप लोगों में सिंक्रोनाइजेशन चल रही है, पॉइंट आप दे रहे हैं, लिख हिना रही है वहां पे कागज के ऊपर। अच्छी एफिलिएशन चल, मैं देख रहा हूं आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ना वही मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन मंसूर साहब इनमें ये PTI में भी कोई जमहूरियत आ गई तो ये भी लिखना शुरू कर देंगे। चले अभी कानों में जो बातें आती हैं आगे करते हैं। एक मिनट सुन, सीरियस नोट पे आपके तहादी बोल रहे हैं दोनों ने। अच्छा मैं काम करूं, मैं किसी को नहीं बोलने देता, मैं किसी को नहीं बोलने देता, ले लेता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आवाज होती है वो ये जो प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में बोल रहे होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी आवाज है। उन्होंने कह दिया ब्रेक लेने, तो नाज़रीन ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद 2 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, स्टे विद मी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ स्टूडियो में जो खवातीन बैठी हैं वो जल्दी से जवाब देना चाह रही है, मैं उनको जवाब ले लूं, फिर आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी है। जी आप पहले बोलिए उसमें साहब। मंसूर बहुत चीखें आ रही हैं, मेरे लेफ्ट से भी राइट से भी आ रही हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। देखिए पहली दफ़ा आपके मुल्क में ताकतवर का एहतसाब हो रहा है, ये बनी गाला का गम ना खाएं। बनी गाला के 40 साल की जो मनी ट्रेल है वो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सर्टिफाइड सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। इनके लीडर से तो अब हमने मिन्नतें की, तरले किए चीफ जस्टिस ने कि खुदा के लिए कोई मनी ट्रेल दे दें आपकी एवन फील्ड प्रॉपर्टीज की, हम इज्जत से आपको बाहर बरी करेंगे। जल्दी आगे, लेकिन
कतरी खत के अलावा कुछ ना आया। अब देखे ना इन्होंने केसेस किए पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी ने केसेस किए इन पे, हमारा क्या लेना देना भाई? हमने तो पावर किया। इन्होंने तो कहा कि हम वजीर आजम हाउस को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उस पे 3 करोड़ रुपए स्पेंड हुए उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट पे। तो अभी जब बजट आया फेडरल का, तो फेडरल बजट में इन्होंने क्यों कहा कि वो यूनिवर्सिटी नहीं बन रही? तो उस 3 करोड़ का वैसे हिसाब कहाँ है? बाकी पैसे बच गए, बाकी पैसे बच गए ना, आपको छोड़ के गए तो यूनिवर्सिटी बनाते ना, लेकिन हम बनाएंगे बाकी बीआरटी में जो पूरे किकबैक्स हुए उसका हिसाब कहाँ है? ठीक है, मैं अब स्टोरी पे आ जाऊं। मेरे पास स्टोरी नाज़रीन, ये सियासतदानों की धक्कम पील के अंदर ना बेचारा सहाफी मारा जाता है, आम पाकिस्तानी मारा जाता है, लेकिन साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट भी मारा जाता है। मैं एक स्टोरी पहले शेयर कर लूं। नाज़रीन, खबर है डीसी भावल नगर, साबिक डीसी बल्कि भावल नगर वो हो चुके हैं, उनका नाम है मोहम्मद सलीम अफजल साहब। जनाब 2 महीने पहले इनको तैनात किया गया था। 2 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट ने इंटरव्यू किया था चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने खुद। गलती हो गई इनसे, गलती इनसे ये होगी कि जनाब वहां पे बड़े लोगों पे हाथ मार दिया। 100 से 150 पेट्रोल पंप जो कि एनओसी के बगैर चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ जो वहां के ताकतवर लोग थे उनका कहना नहीं माना उन्होंने। बहुत से लोगों के वहां पे डेरे चल रहे थे बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, और कुछ लोगों के जो डेरे चला रहे थे वो डेरे उन्होंने बंद करवा दिए, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तस्वीर में आपको इनकी दिखाता हूं वो कौन साहब हैं, और इन्होंने गलती ये कर दी कि जो वजीर ज़कात हैं, आप जरा ओहदा भी देखें, वजीर ज़कात शौकत लालिका साहब, उनसे जनाब मुठभेड़ की वजह से, उनके साथ मसाइल की वजह से राना सलीम अफजल जो कि बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के डीसी हैं भावल नगर के, उनको फारिग कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के बाद। ये है तब्दीली, जिसे कहते हैं ना तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो 2 महीने के अंदर अंदर इस डीसी को फारिग कर दिया गया। गलती इसकी ये थी कि इसने बड़े लोगों के ऊपर हाथ किस तरह डाला। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये शौकत लालिका साहब अब कौन है, अब इनके बारे में भी आपको डिटेल बताता हूं। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे, और उसके बाद जरा तस्वीरें दिखाइएगा जनाब उनकी। शौकत लालिका साहब जनाब जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीबी हैं। जहांगीर साहब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाने वाले हैं। ये इमरान खान साहब के साथ उनकी तस्वीर है, शौकत लालिका साहब की, ये तरीन साहब के साथ उनकी तस्वीरें हैं। बड़े पावरफुल आदमी हैं भावल नगर के। और एक और गलती इस बेचारे डीसी से जो हो गई वो ये थी कि तालीम के शोबे में तकरीबन 1000 से ज्यादा ट्रांसफर हुई हैं, उसकी तहकीकात करने की गलती कर ली इस बेचारे ने, और जिसकी वजह से इसको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा, और बेचारा इस वक्त अब ये लाहौर के अंदर मौजूद है। ये इस डीसी से गलती हो गई और इनको भावल नगर से फारिग किया गया सिर्फ 2 महीने के अंदर। इस शख्स ने यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला भी करवाया, भावल नगर जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स गाला भी इसने करवाया, लेकिन चूंकि बड़े लोगों के साथ अनबन कहानी बनी नहीं, तो जनाब इनको वहां से फारिग कर दिया गया। डीएमजी ग्रुप से इनका ताल्लुक है, नाजायज काम करने से इनकार करते हैं, और इनकी जो ऑनर और इनकी रिप्यूट है वो एक्सीलेंट है, मतलब कमाल किस्म की इनकी रिप्यूट है, लेकिन इसके बावजूद इनको उस ओहदे से हटा दिया गया। क्या कहेंगी इस पे उज़मा कादर साहिबा? मंसूर देखें, कुछ तो रूटीन की ट्रांसफर्स होती है, लेकिन जो आपने अब सारी डिटेल्स बताई हैं, आज मैंने कोशिश की थी कि मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई डिटेल्स ले लूं, क्योंकि अगर सेशन में मुझे पता चल जाता तो मैं लालिका साहब को भी पूछ लेती कि ये क्या मामला है, ताकि आप मामले की तह तक पहुंच सकते। लेकिन चूंकि सेशन के बाद मुझे ये आपने खबर भेजी है, तो मुझे कोई अब मैं इसको बिल्कुल ना रद्द करूंगी ना कंफर्म करूंगी जब तक मैं खुद इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं ले लूंगी, क्योंकि आपको पता है आपकी बहुत अच्छी बात है, और जहां गलती होती है आप उसको बताती हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर मैं आपको बता मैं नाज़रीन ऑनर ये बात कह रहा हूं, मैं ऑनर ये बात कर रहा हूं क्योंकि उज़मा कारदार साहिबा जो है वो जो 40 तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उसमें इनका नाम भी शामिल है। तो आप बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब आप अपनी तहकीकात कीजिए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम कल प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को मैं आपको, और लालिका साहब भी अगर आना चाहें या अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो मुलाकात होगी। मंडे को मेरा प्रोग्राम नहीं होता, तो इसलिए कल या परसों तक दे दीजिएगा। मंडे को मेरा प्रोग्राम नहीं होता, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेट हो जाएगा। मैं ये पे हिना साहिबा, ये वैसे आपकी हुकूमत में भी होता था, ये कोई अनोखी बात नहीं, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। बेचारे को तो इसलिए इन्होंने उठाया था क्योंकि वो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हमारे जो वर्कर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 9 महीने का ये पीटीआई का ट्रेडिशन है। अगर मैं आपको पिछले 9 महीने से स्टार्ट करूं, 35 साल का ये ट्रेडिशन है। डीपीओ रिजवान गोंदल को क्यों तब्दील किया, जब ट्रांसफर किया गया वो क्या रीजन था? उसने
रूल्स को वायलेट करके उसकी ट्रांसफर की गई, ये पहला इंसिडेंट था। उसके बाद क्या हुआ, नासिर दुरानी साहब केपी के आईजी, जिनको यहाँ पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इमरान खान साहब खुद कहते थे कि वो बहुत अच्छा और सारे पंजाब के पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, उनको रिजाइन करवाया गया। नो 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 नॉट ही रिजाइन हिमसेल्फ। आजम स्वाति, नासिर दुरानी रिजाइन हिमसेल्फ, उनको सेहत के इश्यूज थे काफी सारे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बुनियाद पे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। मंसूर ना करें, वो मीडिया पे आके ये ना हो कि आपके इस बयान की वजह से वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं। अब पूरा पंजाब जानता है कि उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज उन पे प्रेशर डाला गया, ये रीजन था। इसके बाद आजम स्वाति वाला केस, जिसपे एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी फोन कॉल नहीं उठाई, आईजी इस्लामाबाद, और उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अभी की भी जो रीजन है, उसका रिजल्ट क्या निकला? एक मिनट, नहीं सुने क्या रिजल्ट निकला उसका? उसमें साहब स्वाति साहब हैड टू उनका जो भी, और जब वापस आ गए कोर्ट ने जो एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और फिर वापस क्यों आए? बल्कि रिजाइन भी करना पड़ा था, वापस भी तो आगे। He's still a minister. Azam Swati is a minister right now. Well, maybe after he is a some minister. time he's a minister. I don't know, but at that time he had to resign. अच्छा ठीक। और क्या reasons थे? फैजल हसन चौहान साहब भी वापस आ जाएंगे वैसे। मैं जो इस तरह की चलें जी, ठीक है अच्छी। लेकिन आपने मुझे ब्रेक प्रोड्यूसर साहब सबसे पहले मंसूर क्या रीजंस थे कि उन्हें कब्जा ग्रुप माफिया के जमीनें, सरकारी जमीनें सामने लेके आए? एक बात तो मैं ब्रेक में जाना जल्दी से, एक कमेंट जल्दी से। वैसे एक बात, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को मैं क्रिटिसाइज करूं, लेकिन हकीकत यह है कि उस्मान गुजार ने अब तक कम से कम वो वाली उंगली नहीं हिलाई जो ब्यूरोक्रेट्स को अक्सर शहबाज शरीफ साहब हिलाया करते थे। ये तो आपको ब्रेक में मुझे जाना है, मुझे ब्रेक के ऊपर जाना है। ब्रेक के बाद मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री से मुताल्लिक एक स्टोरी शेयर करूंगा, बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, बताता हूं ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री से मुताल्लिक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नाज़रीन 1 जून को, 1 जून को एक ऑर्डर दिया गया था ट्रांसपोर्टर्स के लिए, और वो ऑर्डर ये था कि जनाब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप अपने ट्रक्स के ऊपर जो है वो गुड्स कैरी नहीं कर सकते। उसकी 2-3 रीजंस हैं, रोड सेफ्टी, और जो हमारी हाईवेज के ऊपर इसका नुकसान होता है क्योंकि जब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन जब ट्रक्स वहां पे सफर करते हैं तो उसकी वजह से नुकसान होता है। 2000 के अंदर ये लॉ पास हुआ था, 2000 से लेकर 2019 तक कोई हुकूमत इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी। उसकी बहुत सी रीजन थी। क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने कोशिश की। 1 जून को इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद अफसोसनाक तौर पर खबर यह है कि 20 जून को जनाब ये नोटिफिकेशन सामने आ गया। नोटिफिकेशन है जी हमारे पास, दिखा सकते हैं हम। 20 जून को जनाब ये नोटिफिकेशन आ गया और उसके मुताबिक ये फैसला वापस ले लिया गया। ये है वो नोटिफिकेशन जो आपके सामने है। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड पुलिस अथॉरिटी शोएब डोगर साहब, डायरेक्टर रोड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा जनाब हम इस फैसले को वापस ले रहे हैं और 90 दिन के लिए इस फैसले को हम सस्पेंड करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू द कंसर्न्स रेज्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ सेक्टर्स, जो कि 3 सेक्टर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, उनके प्रेशर की वजह से इस फैसले को वापस ले लिया गया। वो 3 सेक्टर्स कौन से हैं अब वो सुनिएगा। सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे फेवरेट सेक्टर द शुगर सेक्टर। शुगर मिल माफिया या उसको सेक्टर कह लें, जो भी आपने कहना है, उनके दबाव की वजह से इस फैसले को वापस ले लिया गया। मुराद सईद साहब को मैंने आज कॉल किया, उनसे मैंने बात की, उनका बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। मैं जो ऑनर कहना पड़ेगा, उन्होंने अपनी बात का मौकफ ये दिया कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे इस फैसले के बारे में पता नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझे सेक्रेटरी जो इनके कम्युनिकेशंस हैं उनके साथ उन्होंने मुझे राब्ता करवाया, तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी हमने बड़ी नेक दिली के साथ इस प्रोसेस को शुरू किया था, 1 जून को हमने किया था, लेकिन हमारे पे प्रेशर बड़ा था और ये सारे सेक्टर्स बड़ा एतराज कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी बड़ा प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से 20 तारीख को हमने ये फैसला वापस ले लिया। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के बाद इसको इंप्लीमेंट कर ले। ये यूटर्न क्यों लिया गया? 20 दिन सिर्फ आप उनका प्रेशर उस सेक्टर का अफोर्ड कर सके, उसके बाद आपने क्यों यूटर्न ले लिया? मैं नहीं जानता। बैरिस्टर साहब से मैं जल्दी से पूछूं, बैरिस्टर साहब को समझ आती है ये आप लोग भी इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकी, नून लीग भी नहीं कर सकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकी। देखिए हम लोग कर सके प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, अब तो ये कहानियाँ किससे जो मर्जी सुना दें, लेकिन बात ये है
नहीं कर सके ना, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, नहीं कर सके आप लोग। नहीं, बहुत सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की। सबसे बड़ा काम हमने किया कि टेररिज्म को स्टेट ने उसके खिलाफ जंग का फैसला नहीं किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के उस बयानिए के बाद और हमारे वो ऑपरेशन के बाद स्टेट ने उसके खिलाफ किया, और आज इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ स्टेट खड़ी है। ये सबसे बड़ा काम हमने किया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। टाइम की कमी है, हिना परवेज भट्ट, सॉरी टाइम की कमी, माजरत के साथ टाइम की कमी की वजह से उस्मा कारला साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह भी है, उनके लिए दुआ करेंगे हम। एक बहुत बड़ी लीडर थी, साबिक वजीर आज़म थी, और मेरे ख्याल में आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, वो उनको खराज तहसीन ही पेश करती है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।